Assalamu alaikum and welcome to Helative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Helative. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक इसी लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं जो हम यूट्यूब या फिर अपने फेसबुक पेज पे शेयर नहीं कर सकते। और वहाँ पे हम एमसीक्यूज़ भी बना के शेयर करते हैं इसी लेक्चर्स के, जिससे आप लोगों को अपने आप को टेस्टिफ़ाई करने का मौका जो है वो मिल जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है माइक्रोबायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ये माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का एक यूनिट है, फाइनल सेमेस्टर का। तो उसकी हम बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का जो किरदार है वो हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम है और कितना ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ तो माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किरदार है वो बहुत बड़ा है। ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म यानी कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो हमारे इर्द-गिर्द तो होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, व्हिच इज़ ओनली बी सीनेबल बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए फूड, वाटर, हेल्थ को समझने में मदद देता है। और हर जगह चाहे वो एनवायरनमेंट हो, फूड प्रिजर्वेशन हो या फिर डिजीज़ का कंट्रोल हो, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हर जगह पे शामिल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऑब्जेक्टिव्स की कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि स्टूडेंट को ये समझ आ जाएगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पर कैसे असर डालती हैं और इसका असर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ज़मीन की फर्टिलिटी यानी कि ज़रख़ीज़ी को बढ़ाते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास डिजीज़ेज़ यानी कि बीमारियों को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। नेक्स्ट लिस्ट सम सेफ्टी मेजर्स टू कंट्रोल वाटर एंड फूड बोर्न डिजीज़ेज़। यानी ये समझने के लिए कि कुछ सेफ्टी मेजर्स मीन के वो महफूज तरीके सीखने होंगे जो पानी और खाने के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों को रोके, जैसे कि साफ़ पानी का इस्तेमाल, खाने को सही तरीके से पकाना और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव में शामिल है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग। यानी कि फूड इन्फेक्शन यानी खाने के ज़रिए जो लगने वाली बीमारी होती है वो, और फूड पॉइज़निंग यानी कि खाने के ज़रिए ज़हर का जो असर होता है उसमें क्या फ़र्क है उसको समझना। फूड इन्फेक्शन में बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, जबकि फूड पॉइज़निंग में खाने में पाई जाने वाली टॉक्सिन्स जो है वो ज़्यादा असर करते हैं। तो अब बात करते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी की। Microbial ecology explores the interrelationship between microorganisms and their biotic and non and abiotic environment। यानी कि माइक्रोबियल इकोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया और फंगाई हो गए, तो उनके माहौल यानी कि एनवायरनमेंट के दरमियान ताल्लुकात के स्टडी या उसके मुतालिक को माइक्रोबियल इकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। और ये जो इंटर रिलेशनशिप है या ये जो ताल्लुकात है ये बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों के दरमियान होती है। अब बायोटिक और एबायोटिक जो एनवायरनमेंट है वो हमारे पास क्या होती है, तो बायोटिक एनवायरनमेंट हमारे पास वो एनवायरनमेंट होती है जिसमें तमाम चीज़ें जो शामिल होती है वो ज़िंदा होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोटिक एनवायरनमेंट में शामिल होती है। जैसे हमारे पास प्लांट्स, जानवर्स, एनिमल्स या फिर हमारे पास ह्यूमंस, इंसान जो है वो हो गए। माइक्रोब्स का बायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो असर डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ई कोलाई बैक्टीरिया आप ह्यूमन के अंदर देखें तो वो इंसानी इंटेस्टाइन्स के अंदर पाई जाती है और ये इंसानी डाइजेशन और विटामिन के बनाने में जो है वो मददगार होती है जो हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट की कि एबायोटिक एनवायरनमेंट हमारे पास वो एनवायरनमेंट होती है जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें यानी कि बेजान चीज़ें होती है जैसे कि मिट्टी, पानी या फिर हवा। तो माइक्रोब्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें जो है वो लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल इंटरेक्शन अकर बिटवीन अ सेम माइक्रोबियल पॉपुलेशन। यानी कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन के अंदर दोनों यूज़फुल और हार्मफुल इंटरेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि फ़ायदेमंद और हमारे पास जो नुकसानदेह इंटरेक्शन है वो दोनों हमारे पास माइक्रोबियल पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है।
अब पॉजिटिव इंटरेक्शन और कोऑपरेशन। अब पॉजिटिव इंटरेक्शन हमारे पास किस तरह से होती है कि जब माइक्रोब्स एक दूसरे की मदद करते हैं या फिर एक साथ काम करते हैं, इसे यूजफुल इंटरेक्शन कहते हैं। और इसका मकसद अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल को बेहतर बनाना होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पास है। रिजोबियम जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को सॉइल में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो करते हैं। तो ये हमारे पास एक यूजफुल इंटरेक्शन जो है वो है। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव इंटरेक्शन और कंपटीशन, यानी कि जब माइक्रोब्स एक दूसरे की ग्रोथ को रोकते हैं या एक दूसरे के लिए नुकसान का सबब बनते हैं, तो उसे हार्मफुल इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के एक पेंसिलियम फंगस एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे पेंसिलिन कहते हैं, और पेंसिलिन बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होती है और इस वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक हार्मफुल या नेगेटिव इंटरेक्शन जो है वो कहलाई जाती है। तो अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डाइवर्स माइक्रोबियल पॉपुलेशन की। यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट या मुख्तलिफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है उसके दरमियान ताल्लुकात और असर मीन जो इफ़ेक्ट है, उसको हम अब जो है वो पढ़ेंगे इस स्लाइड में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रलिज़्म। न्यूट्रलिज़्म मीन्स अ लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू माइक्रोबियल पॉपुलेशन। यानी कि न्यूट्रलिज़्म का मतलब है जब दो माइक्रोबियल पॉपुलेशन के दरमियान कोई ख़ास ताल्लुक या फिर कोई ख़ास इंटरेक्शन जो है वो ना हो। यानी कि आप इसको, जो न्यूट्रल वर्ड यूज़ होता है उसको बिल्कुल न्यूट्रली समझ सकते हैं कि इसका माइक्रोबियल पॉपुलेशन के दरमियान कोई ताल्लुक या फिर इंटरेक्शन जो है वो नहीं होगा। इट अकर्ड इन डिफरेंट पॉपुलेशन। ये सिर्फ तब होता है जब दोनों पॉपुलेशंस हमारे पास अलग-अलग नेचर की होती है और एक दूसरे के काम में वो इंटरफेयर में, यानी कि वो एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करती। फॉर एग्जांपल सियानोबैक्टीरिया जो समंदर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और आर्किया जो मीथेन बनाते हैं, दोनों अलग-अलग काम जो है वो करते हैं और इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई असर, कोई इंटरेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं है। नेक्स्ट है कैन नॉट occur इन दी सेम और ओवरलैपिंग रोल माइक्रोब्स। यानी अगर दो माइक्रोब्स एक ही काम करते हैं या उनका रोल एक जैसा हो तो उनके दरमियान कंपटीशन या कोऑपरेशन होगा, न्यूट्रलिज्म जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफन अकर इन माइक्रोब्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर एंड डाइवर्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी कि जब दो माइक्रोब्स के फिजिकल फीचर्स, यानी कि वो फिजिकल फीचर, उसकी शक्ल सूरत या उसकी फंक्शन बिल्कुल अलग होते हैं, तभी न्यूट्रलिज्म जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, एक माइक्रोब जो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में रहता है जिसे थर्मोफाइल कहते हैं, और जो दूसरा जो कोल्ड एनवायरनमेंट में यानी साइक्रोफाइल जिसे कहा जाता है, दोनों का काम और हैबिट जो है वो अलग होते हैं। एंड डाइवर्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब है न्यूट्रलिज्म और माइक्रोब में ज़्यादा देखा जाता है जिनकी न्यूट्रिशनल ज़रूरतें अलग होती हैं। एंडिलास कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मेरीन हैबिट्स। यानी न्यूट्रलिज्म समंदर में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि मेरीन एनवायरनमेंट बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस वजह से अलग-अलग माइक्रोबियल पॉपुलेशन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। मेरीन बोलते हैं समंदर को, तो समंदर के एनवायरनमेंट को हम मेरीन एनवायरनमेंट कहा जाता है, और समंदर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उसको मेरीन एनिमल्स या फिर एक्वेटिक एनिमल भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर समंदर के अंदर फोटोसिंथेटिक माइक्रोब यानी कि साइनोबैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक माइक्रोब यानी सल्फर बैक्टीरिया अपने अलग-अलग प्रोसेसेस में मसरूफ रहते हैं, तो उनका एक दूसरे के ऊपर जो है वो इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं कमेंसलिज्म की, कि बेसिकली कमेंसलिज्म हमारे पास क्या होती है। तो commensalism is a relationship in which one population benefits while the other remains unaffected। यानी कि commensalism हमारे पास एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक पॉपुलेशन को फायदा होता है जबकि दूसरे पॉपुलेशन पर भी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। मीन सिंपल कि एक पॉपुलेशन जो है वो अपना फायदा जो है वो उठा रहा होता है और दूसरा जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ह्यूमन स्किन और कमेंसल। यानी कि इंसान के स्किन पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका असर
कमेंसलिज़्म होता है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ना तो होस्ट यानी कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और ना ही नुकसान जो है वो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोरिया बैक्टीरियम स्पीशीज़ जो इंसानी स्किन पर रहती है उसकी बात की जाए, तो वो इंसान के स्किन के ऊपर रहती है और वो इंसान से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने होस्ट यानी कि इंसान से जो है वो फ़ायदा उठाती है, लेकिन ये इंसान को फ़ायदा या फिर नुकसान जो है वो नहीं देती। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली दे आर नॉट हार्मफुल नॉर बेनिफिशियल टू होस्ट, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान के लिए ना तो हार्मफुल होते हैं यानी कि नुकसान नहीं करते और ना ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्निया बैक्टीरियम स्पीशीज़ जिसकी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी कि ये हमारे माइक्रो ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन स्किन के ऊपर जो है वो पाई जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं म्यूचुअलिज्म यानी कि सिम्बियोसिस की। तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बियोसिस हमारे पास एक ऐसी माइक्रोबियल एसोसिएशन है जिसमें दोनों पॉपुलेशन को फायदा होता है। माइक्रोबियल एसोसिएशन ऑफ टू पॉपुलेशन यानी कि ये हमारे पास दो पॉपुलेशन के दरमियान एक ऐसी सिचुएशन एसोसिएशन है, ताल्लुक है, इन विच बोथ पार्टनर बेनिफिट्स, जिसमें दोनों जो है वो अपना फायदा जो है वो हासिल कर रहे होते हैं या फिर उनको जो फायदा है वो होता है। इट आल्सो कॉल्ड सिम्बियोसिस, इसको सिम्बियोसिस भी कहा जाता है। इट्स रिक्वायर्स अ क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी, यानी इस रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पास फिजिकली बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस और ई कोलाई दोनों इंसानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में रहते हैं और एक दूसरे की जो है वो मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस फिस्किलिस कैन कन्वर्ट अर्जिनिन, सॉरी फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस फिशिलिस एंड ई कोलाई एंड रजिस्टर, ये बात हो गई कि ये दोनों हमारे पास जो है वो इंसानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रे के अंदर रहते हैं और एक दूसरे की जो है वो मदद करते हैं। एस फिकलीज कैन कन्वर्ट अर्जिनिन टू और निटीन विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ई कोलाई प्रोड्यूसिंग प्यूट्रिसिन, यानी कि ये जो एस फिकलिस एक अमीनो एसिड अर्जिनिन को ऑर्थिनीन में कन्वर्ट करता है और ये ऑर्निथीन ई कोलाई के लिए यूज़फुल होता है। फिर ई कोलाई इस ऑर्थिनीन को प्यूट्रिसिन में बदल देता है। अब प्यूट्रिसिन हमारे पास 2 स्पीशीज़ के लिए यूज़फुल होता है, जैसे एस्फिकुलस और ई कोलाई दोनों प्यूट्रिसिन्स को अपने लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोसेस, और ये जितना भी प्रोसेस होता है इसमें सिंपल ये है कि ये प्रोसेस में दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद होता है और इसलिए इसको म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बियोटिक रिलेशन जो है वो कहलाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटागोनिज्म की कि बेसिकली एंटागोनिज्म हमारे पास क्या होती है। तो अ रिलेशनशिप बिटवीन टू माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन व्हिच वन पॉपुलेशन एक्सर्ट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर, यानी कि एंटागोनिज्म हमारे पास एक ऐसी रिलेशन एक ऐसी ताल्लुक होती है दो माइक्रोबियल पॉपुलेशन के दरमियान जिसमें एक पॉपुलेशन दूसरे की ग्रोथ को रोकती है या फिर उसे नुकसान पहुंचाती है। इसको एंटागोनिज्म प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। इट्स फर्दर क्लासिफाइड है और ये जो है वो मजीद इसको क्लासिफाई किया गया है चार क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन में, जैसे कंपटीशन, एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन। तो अब आगे इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अब कंपटीशन की। तो कंपटीशन एंड एंटागोनिज्म इन व्हिच डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन compete फॉर अ लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर, यानी कि इसमें 2 पॉपुलेशन एक ही चीज़ के लिए जो है वो मुकाबला करते हैं या फिर कम्पीट करते हैं, जैसे कि सेम न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो जैसे सॉइल में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 माइक्रोब्स है बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम और एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट के लिए वो कम्पीट करते हैं, एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट के लिए वो एक-दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। तो इसमें लाज़मी बात है कि फिर एक को जो है वो चीज़ मिल जाएगी और दूसरे की जो है वो नहीं मिलेगी, तो उससे उसकी जो है ग्रोथ रोक सकती है। दूसरा हमारे पास है एमेंसलिज़्म। सो एमेंसलिज़्म एंड एंटागोनिज़्म इन व्हिच वन पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द इनहिबिटिंग अदर्स, यानी कि एमेंसलिज़्म हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पॉपुलेशन दूसरे के लिए टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि ज़हरीले सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है, वो पैदा करती है, जो दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट यानी कि उसको रोकती है।
For example, acetobacter convert ethanol to acetic acid in the presence of oxygen, which have inhibitory effect on other microbes. यानी कि एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जब एथिनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको बदलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये दूसरे माइक्रोब्स को इनहिबिट करता है और ये इनहिबिटरी इफेक्ट उन माइक्रोब्स को मार भी सकता है जो उस एरिया में ग्रो कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं पैरासिटिज्म की। तो पैरासिटिज्म इज अ रिलेशन इन व्हिच अ पैरासिटिक पॉपुलेशन गेट बेनिफिट एंड देयर होस्ट पॉपुलेशन गेट हार्म। यानी कि पैरासिटिज्म हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप है दो माइक्रोब्स के दरमियान, जिसमें एक माइक्रोब अपने होस्ट से फायदा उठाता है जबकि होस्ट को नुकसान भी होता है। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोब्स आर पैरासाइट्स, यानी कि जितने भी हमारे पास ज़्यादातर जो आई वुड से ज़्यादातर हमारे पास जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स है वो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया को कॉज करता है, एक पैरासाइट है जो ह्यूमन लिवर और फिर ब्लड सेल में रहता है और इससे होस्ट को बीमारी जो है वो होती है। वायरसेस और ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, और ये वायरसेस अपने होस्ट सेल के अंदर इन्वेट करते हैं, उसके अंदर दाखिल होते हैं और फिर अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होस्ट की मशीनरी यानी कि होस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो होस्ट सेल को मार सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रीडेशन की। तो प्रीडेशन हमारे पास क्या होती है? दिस रिलेशनशिप इज डेवलप्ड व्हेन अ लार्ज माइक्रोबियल सेल अटैक्स ऑन अ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। द अटैकर और प्रीडेटर engulfs एंड डाइजेस्ट द स्मॉलर सेल। यानी जब एक बड़ा माइक्रोब छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर उसे डाइजेस्ट कर लेता है, उसको खा लेता है, उसको हजम कर लेता है, तो ये एक प्रीडेटर और एक प्रे का रिलेशनशिप है। मीन के इसमें जो है वो एक शिकार करता है और दूसरा जो है उसका शिकारी बन जाता है। जो कोई बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो शिकार करता है और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके शिकारी बन जाता है, जिसको वो खा लेता है, जिसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर माइक्रोब्स इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और ये अपने आसपास के माहौल के साथ कंस्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं। इनका रोल एनवायरनमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस में बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं नेचुरल हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स। यानी हैबिटेट बोलते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पे माइक्रोब जो है वो रहते हैं, या फिर आप उसको सिंपल अल्फाज में एक रिहाइशगाह भी इसको बोल सकते हैं। तो बात करते हैं द प्लेनेट अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हैविंग थ्री मेजर हैबिटेट फॉर माइक्रोब। यानी कि जो हमारे पास ज़मीन है ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का मतलब ये है जो कि एक पेचीदा और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और इकोसिस्टम बोलते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीन जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम है। मीन के मुख्तलिफ किस्म के मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं जो माइक्रोब्स के लिए अहम होते हैं। तो माइक्रोब्स के लिए तीन हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये हैबिटेट मैंने आप लोगों को बता दी कि एक रिहाइश का होती है जहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं। और ये हैबिटेट हमारे पास है लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसके अलावा वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट, एयर और एटमॉस्फेरिक हैबिटेट। अब ये हमारे पास जो पहला है लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो जगह है जहाँ माइक्रोब्स ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि मिट्टी में जंगलात में या फिर डेजर्ट्स इसका हिस्सा है। माइक्रोब्स यहाँ टेम्परेचर, मॉइस्चर और न्यूट्रंस के लिए डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल माइक्रोब जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो ये हमारे पास लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट पानी के अंदर होते हैं, जैसे रिवर्स, ओशियंस या फिर जो लेक्स झीलें होती है उसके अंदर होती हैं, और ये माइक्रोब्स यहाँ डिसॉल्व ऑक्सीजन और मिनरल के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास है एयर और एटमॉस्फेरिक हैबिटेट, यानी कि हवा में रहने वाले माइक्रोब्स और उनके एक्सपोजर और मॉइस्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं।
और ये माइक्रोब्स हवा के ज़रिए ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट के साथ अटैच होने वाले बैक्टीरिया जो है, तो फिर वो दूर-दूर तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये हैबिटेट माइक्रोब्स और उनके माहौल यानी कि उनके एनवायरनमेंट के दरमियान ताल्लुक को समझने में मददगार होते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं सोर्सेज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इन एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है वो कौन से मेन सोर्सेज़ जो है वो आते हैं। The microbes enter into the atmosphere from different sources and then either die or transfer to the other environment. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में मुख्तलिफ ज़रियों से जो है वो आ सकते हैं, और हवा में आने के बाद या तो ये हमारे पास मर जाते हैं या फिर किसी और माहौल या फिर किसी और एनवायरनमेंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के जो अहम ज़राए हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। द मेन सोर्स ऑफ माइक्रोब्स इन एयर इज़ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो ज़मीन की सतह होती है वो माइक्रोब्स का सबसे बड़ा सोर्स होती है जहाँ से ये हवा में आते हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स या इसको आप उर्दू में आसान भाषा में मिट्टी के ज़रात भी बोल सकते हैं कि मिट्टी के ज़रात या डस्ट पार्टिकल के ज़रिए माइक्रोब जो है वो मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा सरफेस वाटर रिजर्वायर्स, यानी कि जो पानी की सरफेस होती है, जैसे कि दरिया, रिवर्स, ओशियंस, तो इनके पानी से माइक्रोब जो है वो हवा में रिलीज़ होते हैं। और ये इसका बेहतरीन आप ये कह सकते हैं कि जब इवापोरेशन होती है तो इवापोरेशन के ज़रिए ये माइक्रोब जो है ये हमारे पास एटमॉस्फेयर या फिर हवा में जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ओपन सीवेज बोलते हैं ये जो हमारे पास जो नालियाँ होती है, तो मीन्स जो वो खुली और जो गंदी नालियाँ होती है उसको ओपन सीवेज बोलते हैं। तो ये जो सीवेज सिस्टम हवा में मीन होता है, तो इससे भी हवा में बैक्टीरिया और पैथोजन जो है वो रिलीज़ होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फिर शामिल हो जाते हैं, हमारे एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसानी साँस या फिर इंसान के छींक से जो है ये भी ट्रांसफ़र होता है। जब इंसान खाँसता है, छींकता है या बात करता है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए माइक्रोब जो है वो हवा में आते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रोब्स ऑन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका एटमॉस्फेयर के ऊपर अब क्या असर है, तो इसकी हम बात करते हैं। माइक्रोब्स कम फ्रॉम सॉइल एंड इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेयर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि जब हमारे पास सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स जब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि केमिकल प्रोसेस जिसे कहते हैं वो करते हैं, तो ये हवा के माहौल यानी एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं। और ये एक्टिविटीज़ हार्मफुल गैसेस को कम करने, पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने और ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट कम करने में मददगार होती है। डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स इन दी एटमॉस्फेयर सच एज मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन एटसेट्रा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसी गैसेस को गैसेस और केमिकल को हवा से ख़त्म करते हैं जो इंसानों के लिए हार्मफुल है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, मीन के एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं। उसमें हमारे पास जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ये हमारे पास कुछ ऐसी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हवा में पाए जाते हैं जो मीन माइक्रोब इन गैसेस को कंज्यूम कर लेते हैं, मीन के इसको खा लेते हैं या इसको कम कर देते हैं और केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एनवायरनमेंट को जो है वो न्यूट्रलाइज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज़ सम रिएक्टिव गैसेस व्हिच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट सच एज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक एंड नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हमारे पास होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी हवा हमारे पास हवा में पाए जाते हैं और ये गैसेस ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाने का सबब जो है वो बनती है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने या फिर उसको बढ़ाने का जो है सबब बनती है, जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो माइक्रोब्स कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं और उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो हवा में मीन उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन द ईयर कैन कॉज़ एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि कुछ माइक्रोब जो हवा में
होते हैं, वो पैथोजेनिक यानी कि बीमारियाँ फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं और इंसानों और जानवरों में इन्फेक्शन का सबब बनते हैं और ये माइक्रोब्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए हवा में फैलते हैं और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि हमारे पास फ्लू, कोविड-19 तो ये कॉज़ कर सकता है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खाँसता है या फिर वो छींकता है या फिर वो बात करता है तो उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो है वो हवा में पैथोजन को छोड़ देती है। तो अब आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स इन एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म के जो माइक्रोब्स है वो पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं अल्गाई, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड येस्ट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर पार्टिकुलरली नियर द अर्थ सरफेस। ये जो है ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं और ख़ास तौर पर ये अर्थ सरफेस के करीब जो है वो रहते हैं। फंजाई कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक फ्लोरा यानी कि एटमॉस्फेयर में फंजाई का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये हमारे पास एक अहम एमसीक्यूज भी है जिससे चांसेस है कि आ भी सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन ऑर्गेनिज्म इन द ईयर और क्लेडोस्पोरियम, अल्टरनेरिया, पेंसिलिनियम, स्टिम्फेलियम, माइक्रोकोकस और ये जितने भी हमारे पास नाम लिखे हुए हैं ये बैक्टीरियाज के नाम है जो हमारे पास हवा में पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिटेल से पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन वाटर यानी कि पानी के अंदर जो माइक्रोब्स होती है उसकी बात करते हैं। Microbes and their activities in fresh and marine water including lakes, rivers, seas, sewage and drinking water यानी microbes फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी और मेरीन वाटर यानी कि समंदरी दोनों एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं जैसे कि हमारे पास झीलें हो गई, दरियाज, समंदर, सीवेज या इसके अलावा जो पीने का पानी होता है तो माइक्रोब्स उनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं और वो इसके अंदर अपनी एक्टिविटीज जो है वो करते हैं। Growth depends on the amount of available mineral nutrients and dissolved oxygen in water यानी इनका ग्रोथ उस माहौल के न्यूट्रिएंट्स और डिजॉल्व ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं यानी कि पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद होता है तो वो हमारे साथ पानी के अंदर डिजॉल्व हुआ होता है उसके अंदर शामिल हुआ होता है तो इनकी ग्रोथ जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटामिनेशन ऑफ वाटर स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन वाटर रीच द अर्थ थ्रू एयर देन वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय माइक्रोब्स विया सॉइल डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि पानी का कंटामिनेशन तब शुरू होता है। कंटामिनेशन बोलते हैं पानी का गंदा होना यानी कि पानी की गंदगी का आगाज या शुरुआत तब होती है जब पानी ज़मीन के साथ इंटरैक्ट करती है, यानी कि जब पानी ज़मीन के साथ मिलती है, तो उसमें मिट्टी, मरे हुए पौधे, जानवर और इंसानी वेस्ट पानी को जो है वो गंदा कर देता है। इसके अलावा द नेचुरल वाटर सोर्सेज आर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को इंसानों और जानवरों के एक्सक्रीटा यानी एक्सक्रीटा मीन जो क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन जो होती है उसी से निकला हुआ है और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको फर्दर जो है वो पॉल्यूट करते हैं उसको फर्दर जो है वो गंदा कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं काइंड्स ऑफ वाटर यानी कि हमारे पास जो वाटर होती है उसकी तीन किस्में होती हैं। मीन देयर आर कॉमनली थ्री काइंड्स ऑफ वाटर यानी कि कॉमनली हमारे पास तीन किस्म की पानी होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर एनवायरनमेंट जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसके हिसाब से 3 किस्मों में इसको डिवाइड किया गया है। उसमें हमारे पास सबसे पहले एटमॉस्फेरिक वाटर यानी वो वाटर जो हमारे पास हवा के अंदर होती है यानी कि पानी जो हवा में वेपर्स या फिर क्लाउड के फॉर्म में होते हैं उसको एटमॉस्फेरिक वाटर बोलते हैं। इसके अलावा सरफेस वाटर यानी ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है जैसे कि दरिया, रिवर्स, ओशियंस इनका पानी जो होता है उसको सरफेस वाटर कहलाता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर से बोलते हैं जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है। पानी जो ज़मीन के नीचे मीन्स वेल्स में होता है उसको ग्राउंड वाटर जो है वो कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर की यानी कि पानी का माइक्रो बायोलॉजिकल कंपोजिशन और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होता है जो पानी में नेचुरली मौजूद होते हैं।
और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी की क्वालिटी और उसकी सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर कॉमन विद सम प्रोटोजोन इन अनपॉल्यूटेड वाटर बिकॉज ऑफ लो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हमारे पास जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास वो बैक्टीरिया होती है जो अपनी खुराक जो है वो खुद बनाती है और अपनी जो खुराक है उसको या अपनी एनर्जी वो सनलाइट या फिर केमिकल रिएक्शन जैसे कीमोसिंथेसिस से लेते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर कॉमन विद सम प्रोटोजोन इन अनपॉल्यूटेड वाटर बिकॉज ऑफ लो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोन अनपॉल्यूटेड पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि जो मीन पानी जो पॉल्यूटेड ना हो, गंदा ना हो, उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते हैं। तो और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपनी एनर्जी सनलाइट, फोटोसिंथेसिस या फिर केमिकल रिएक्शन जैसे कि कीमोसिंथेसिस से लेते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत नहीं होती। In polluted water, there are large number of organic matter, so that the microbe present in such water are usually heterotrophic। यानी जब पानी हमारे पास पॉल्यूटेड होता है, यानी जब पानी हमारे पास गंदा होता है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए उस पानी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो अक्सर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को अपनी एनर्जी और कार्बन सोर्सेज के लिए दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर the water through sewage contamination, for example, E. coli, S. faecalis, and C. perfringens। यानी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म पानी में सीवेज कंटेमिनेशन के जरिए एंटर करते हैं। मीन के ये जो हमारे पास खुली हुई नदी या जो नालियाँ होती है, इसके जरिए जो है ये गंदा करते हैं। जैसे कि ई कोलाई, एस फेकुलस या ये जो अगला सी परफेंजियन बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इंसानों और एनिमल के लिए खतरनाक हो सकते हैं और वाटर बॉर्न जो डिजीज होती है उसका सबब बनते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे द सी वाटर इज हाई इन साल्ट, देयरफॉर ओनली हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन इट। यानी कि जो हमारे पास समंदर का पानी होता है, समंदर के पानी में साल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ सिर्फ हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव करते हैं। हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हाई सैलिनिटी वाले एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी कि जो हाई जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होती है तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हेलोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेरीन बैक्टीरिया आर हेलो टॉलरेंट आर स्लाइटली टू मॉडरेटली हेलोफिलिक, फॉर एग्जांपल विब्रो एसिनिटोबैक्टर, सीडोमोनास एंड स्टेफिलोकोकस। यानी कि जो हमारे पास ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं जैसे हेलो टॉलरेंट होते हैं, यानी वो साल्ट को मॉडरेट लेवल तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको मीन्स किसी हद तक जो है वो टॉलरेट या फिर बर्दाश्त कर सकते हैं। ये थोड़े से हेलोफिलिक होते हैं। हेलोफिलिक मैंने आप लोगों को बता दिया, वो ऑर्गेनिज्म जो साल्ट वाले एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं। तो ये थोड़े से हेलोफिलिक भी होते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो लिखे हुए हैं वेब्रो एसिनोटोबैक्टर, सिडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया जो है ये मेरीन एनवायरनमेंट्स में भी पाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं वाटर बॉर्न डिसीज़, यानी कि वो डिसीज़ जो वाटर के ज़रिए हमें लग सकती है या फैलती हैं, और उसके एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सी डिसीज़ जो है वो लगती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की, यानी कि वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया कॉज करती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास टाइफाइड फीवर, जिसको कॉज करती है सल्मोनेला टाइफाई या फिर एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको बोल सकते हैं। सल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है जो कंटेमिनेटेड पानी यानी कि गंदे पानी से बॉडी में एंटर होता है और टाइफाइड फीवर जो है वो कॉज करता है। इसमें हमारे पास फीवर, वीकनेस और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती है वो आती हैं। इसके बाद बात करते हैं पैराटाइफाइड फीवर, जिसका एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास सल्मोनेला पैराटाइफाई, यानी कि सल्मोनेला पैराटाइफाई भी एक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड फीवर के जैसे पैराटाइफाइड फीवर कॉज करता है, लेकिन ये थोड़ा सा माइल्ड होता है। इसके बाद हमारे पास एक क्लोरा
तो क्लोरा का जो एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वाइब्रो क्लोराई। और वाइब्रो क्लोराई बैक्टीरिया कंटामिनेटेड यानी गंदे पानी से बॉडी में एंटर करता है और फिर सीवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में पानी की कमी जो है वो कॉज करता है। और ये बीमारी रैपिडली स्प्रेड होती है और ज़रूरी ट्रीटमेंट के बिना इसमें डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है शिगिलोसिस। शिगिलोसिस जो है वो उसका एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शिगिला डिसेंट्री है। यानी शिगिला डिसेंट्री बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पानी के थ्रू इंटर करता है और सीवियर डायरिया और स्टमक क्रैम्प जो है वो कॉज करता है। इस डिजीज़ को शिगलोसिस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस की। गैस्ट्रोएंटेराइटिस हमारे पास कॉज होती है ई कोलाई के ज़रिए और इसमें जो हमारे इंटेस्टीन होती है उसकी सिंपल अल्फाज में इन्फ्लेमेशन भी आप कह सकते हैं या फिर सोजश भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल मीन सिंपल वर्ड्स में। ई कोलाई का कुछ स्ट्रेन्स पानी के ज़रिए बॉडी में एंटर करते हैं और गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं जिसमें वोमिटिंग, डायरिया और स्टमक पेन जो है वो शामिल होता है। तो ये थी हमारे पास वो बैक्टीरियल डिजीज़ जो पानी से जो है वो कॉज होती है। अब वायरल डिजीज़ की बात करते हैं कि वो कौन सी है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस जो है वो कॉज करती है पोलियो वायरस यानी कि एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस कंटेमिनेटेड यानी गंदे पानी के ज़रिए बॉडी में एंटर करता है और पैरालाइज कॉज कर सकता है। ये मोस्टली बच्चों को इफ़ेक्ट करता है और फिर लाइफ लॉन्ग माजूरी या फिर डिसेबिलिटी का सबब भी बन सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस आप बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लेवर। और इसको कॉज करता है हमारे पास हेपेटाइटिस ए वायरस। यानी हेपेटाइटिस ए वायरस हमारे पास कंटेमिनेटेड गंदे फूड या फिर पानी के ज़रिए लिवर इन्फेक्शन काज करता है जिसमें जॉन्डिस जॉन्डिस का उर्दू में मुझे मतलब मतलब मीनिंग नहीं आती, लेकिन आप इसको पीलापन जो है वो बोल सकते हैं। पश्तो में हम इसको जड़े बोलते हैं। फटीग थकावट और नाजिया मीन नोज़िया यानी कि वो जो के होती है वो इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरिया। तो डायरिया हमारे पास मोस्ट कॉमन होती है और इसका जो एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है नॉरवॉक वायरस। नॉरवॉक वायरस एक कॉमन वायरल एजेंट है जो बैक्टीरिया का सबब बनता है और ये कंटेमिनेटेड पानी यानी गंदे पानी के ज़रिए जो है वो स्प्रेड होता है। तो ये थी हमारे पास वायरल डिजीज़। अब प्रोटोजोआ जो है वो कौन सी डिजीज़ काज करती है, तो वो करती है एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री इसका जो एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। यानी एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो गंदे पानी से बॉडी के अंदर एंटर करता है, दाखिल होता है और फिर एमोबिक डिसेंट्री काज करता है। इसमें सीवियर डायरिया, स्टमक पेन और ब्लड इन स्टूल जो है वो शामिल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं मेजर्स टू कंट्रोल माइक्रोब्स इन वाटर। यानी कि माइक्रोब्स को हम मीन जो वाटर के अंदर होता है उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं और क्या मीन किस तरह हम उसमें आई वुड से कि पैथोजन की ट्रांसमिशन जो है वो देखेंगे। तो इन ऑर्डर टू चेक द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन देयर मस्ट बी, जब आप पैथोजन की ट्रांसमिशन जो है उसको देखते हो तो उसके अंदर सबसे पहले वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि पानी को साफ़ बनाने के लिए प्यूरिफिकेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं और ये प्यूरिफिकेशन मेथड्स में फ़िल्ट्रेशन आती है यानी वाटर को मैकेनिकली फ़िल्टर से पास करना जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाए। इसमें क्लोरिनेशन आती है यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करना। अल्ट्रा वायलेंट ट्रीटमेंट आती है जिसमें अल्ट्रा वायलेंट लाइट का यूज़ करके जर्म्स और पैथोजन को किल करना। और रिवर्स ऑस्मोसिस यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करके कंटेमिनेटेड को रिमूव किया जाता है। तो ये हमारे पास प्यूरिफिकेशन मेथड जो है जो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रायर टू इट्स डिस्पोजल। यानी कि वेस्ट वाटर को डायरेक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ताकि हार्मफुल माइक्रोब्स और पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाए। और ये प्रोसेस में मीन इस प्रोसेस में हमारे पास शामिल है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सॉलिड वास्ट को सेटल करने के लिए होती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी और यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करना होता है। और टर्शियरी में
केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को लास्ट स्टेज के ऊपर वेरीफाई करना होता है, मीन साफ करना होता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी, यानी कि पानी की क्वालिटी को देखने के लिए माइक्रोबियल एनालिसिस ज़रूरी है। ये मेथड्स इन्वॉल्व करते हैं, इसमें कुछ मेथड्स हैं, जिसमें मेथड्स में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्टिंग, जिसमें ये अंदाज़ा होता है कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है। ई कोलाई टेस्टिंग, यानी ह्यूमन वेस्ट जो है उसको, मीन जो ह्यूमन जो एक्सक्रीशन करती है, वेस्ट जिसे कहा जाता है, उसको देखते हैं कि उसके अंदर ई कोलाई या फिर ये चीज़ें है या नहीं। इसके अलावा कल्चर मेथड और ये चीज़ें जो है वो करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं बायो जियो केमिकल साइकिलिंग। तो बात करते हैं कि बायो जियो केमिकल साइकिलिंग हमारे पास क्या होती है। द करेक्टरिस्टिक मूवमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल बाय बायोकेमिकल एक्टिविटीज विद इन द इकोस्फीयर, यानी कि बायोकेमिकल साइकिलिंग, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें। वो हमारे पास एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिनमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अपने डिफरेंट फॉर्म्स में मूव करते हैं और कन्वर्ट होते हैं विद इन द इको सिस्टम या विद इन द इकोस्फीयर। और ये साइकिल इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करते हैं, क्योंकि हर साइकिल में मटेरियल का रीयूज़ होता है, मीन कि वो दोबारा से इस्तेमाल होता है, जो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके कुछ की साइकिल्स है वो नीचे दिए हुए। इसमें सबसे पहले है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का मतलब ये है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन का मूवमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लांट्स और एनिमल के बीच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब होते हैं और एनिमल के कंजम्पशन के ज़रिए रिटर्न होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन प्लांट और एनिमल्स के लिए डायरेक्टली यूजेबल मीन के इस्तेमाल नहीं होता। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसे एमोनिया या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक साइकिल। तो सल्फ्यूरिक सल्फर एटमॉस्फेयर यानी सॉइल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो सर्कुलेट होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट होता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, जो रेन के ज़रिए, मीन के बारिश के ज़रिए सॉइल में चला जाता है, और फिर सल्फर प्लांट्स और एनिमल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। और लास्ट है हमारे पास फास्फोरस साइकिल। तो फास्फोरस नेचुरली हमारे पास ये जो हमारे पास रॉक या स्टोन या जो पत्थर होते हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं, और वेदरिंग के ज़रिए सॉइल और वाटर में रिलीज़ होते हैं। ये प्लांट के लिए एसेंशियल है और एनिमल प्लांट को कंज्यूम करके फास्फोरस एक्वायर करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि फास्फोरस साइकिल प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, अहम होते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में इसका रोल इंतहाई अहम है। और फास्फोरस का मीन एक्सेस वाटर में पॉल्यूशन का सबब बन जाता है, मीन के जब फास्फोरस जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे पास पॉल्यूशन जो है वो कॉज करता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग, यानी कि फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, मीन के क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले है हमारे पास, बात करते हैं सबसे पहले फूड इन्फेक्शन की। फूड इन्फेक्शन दैट इज़ कॉज बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेनिंग लिव बैक्टीरिया, यानी कि जो फूड इन्फेक्शन है वो तब होती है जब आप ऐसी फूड खाते हैं जिसमें लैब बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ज़िंदा होते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं और फिर इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं। जबकि फूड पॉइजनिंग काज बाय इंजेस्टिंग फूड कंटेनिंग टॉक्सिन, यानी इसके मुकाबले में अगर फूड पॉइजनिंग की बात की जाए तो फूड पॉइजनिंग तब होती है जब आप ऐसी फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें टॉक्सिन यानी कि जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया या फिर फंजाई के लिए मीन फेवरेबल होते हैं और उसको प्रोड्यूस किया जाते हैं वहाँ पे, और ये टॉक्सिन फूड खाने के बाद आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो एक के अंदर हम टॉक्सिन जो है वो खुराक के अंदर, टॉक्सिन जो है वो फूड के अंदर शामिल होते हैं, उसको खाते हैं, और दूसरे में हम लिव बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होती है और उसको हम खाते हैं, तो उसको इन्फेक्शन, और नाम से भी ज़ाहिर है पॉइजनिंग यानी टॉक्सिन, और इन्फेक्शन यानी कि कोई पैथोजन जो है वो चला गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोनों की दूसरे डिफरेंस की। सेवेरिटी डिपेंड्स ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी एंड वायरुलेंस,
यानी इसकी सिविरिटी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे उसकी पैथोजेनेसिटी बोलते हैं बीमारी काज करने की एबिलिटी, यानी कि जो पैथोजन या जो बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है तो उसमें कितनी एबिलिटी होती है बीमारी काज करने की। फिर उसकी इन्फेक्टिविटी का मतलब है कि वो बॉडी में आसानी से एंटर करने की जो एबिलिटी होती है, मतलब कि कितनी आसानी से वो बॉडी के अंदर एंटर होती है। एंड देन वायरुलेंस बोलते हैं कि उस बैक्टीरिया की सिविरिटी से डैमेज कितना करते हैं, मीन्स कि उसकी जो सिविरिटी है वो कितनी होती है। अब अगर हम बात करें फूड पॉइजनिंग की, तो सिविरिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फूड एंड टॉक्सिन इंजेस्टेड, यानी कि इसकी सिविरिटी टॉक्सिन के अमाउंट यानी जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं उसके अमाउंट और फूड की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है जो आपने खाया हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप टॉक्सिन लिए गए हो तो आपके जो साइन और सिम्टम है वो भी ज़्यादा सिवियर जो है वो हो सकते। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फूड बॉर्न पैथोजन एंड डिजीजेस, यानी कि फूड बॉर्न पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने को कंटेमिनेट यानी गंदा करते हैं। जब इंसान उनको खाता है तो वो बीमारियां पैदा करता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन से पैथोजन्स या फिर कौन सी बीमारियां हमारे पास होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है वो है कैम्पाइलोबैक्टर। कैम्पाइलोबैक्टर इज़ दी सेकंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया, यानी कि जो हमारे पास कैम्पाइलोबैक्टर है ये एक बैक्टीरियम है जो डायरिया का दूसरा सबसे कॉमन बैक्टीरियल कॉज है। और ये भी पार्टिकुलरली हमारे पास पाई जाती है रॉ या अंडर कुक मीट, यानी कि जो सही से पका हुआ ना हो, जैसे चिकन या फिर अनट्रीट पानी के ज़रिए ये जो है वो स्प्रेड होता है। सोर्सेज ऑफ कैम्पलोबैक्टर की बात की जाए तो रॉ एंड अंडर कुक पोल्ट्री एंड अदर मीट, रॉ मिल्क एंड अनट्रीटेड वाटर, यानी कि अगर पोल्ट्री या मीट को सही तरीके से कुक नहीं किया जाता तो कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया उसमें सरवाइव कर सकता है, इसलिए ये कंटेमिनेटेड फूड या पानी के ज़रिए इंसान को इन्फेक्ट करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन विच causes botulism, a life threatening illness that can prevent the breathing muscle from moving air in and out of the lungs। यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक डेंजरस बैक्टीरिया है जो बोटुलिज्म को करता है या उसका काज बनता है। और ये एक डेडली टॉक्सिन रिलीज करता है जो बॉडी के मसल को पैरालाइज कर सकता है, ख़ास तौर पर ब्रीथिंग मसल को इफ़ेक्ट करता है जिससे इंसान को सांस लेने में मुश्किल होती है। सोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होम कैन फूड्स, यानी ये बैक्टीरिया अनप्रॉपरली जो कैन फूड में पाया जाता है, ख़ास तौर पर जब हम होम कैनिंग प्रोसेस में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता तो टॉक्सिन उन फूड में जमा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ई कोलाई 0157H7, यानी कि ये एक हमारे पास एक हार्मफुल बैक्टीरिया है। इट इज़ एन हार्मफुल बैक्टीरियम दैट कैन प्रोड्यूस अ डेडली टॉक्सिन एंड कॉज फूड बॉर्न इलनेस, यानी कि ये हमारे पास एक हार्मफुल बैक्टीरियम है जो डेडली टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, मीन के एक जहर जो है वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और ये फूड बॉर्न इलनेस का जो है वो सबब बनता है, ख़ास तौर पर अगर कंटेमिनेटेड बीफ, रॉ मिल्क या फिर अनपेस्चराइज्ड जूसेस खाए जाएँ। यानी कि सोर्सेज की बात करें तो बीफ स्पेशली अंडर कुक्ड रॉ हैमबर्गर, रॉ मिल्क और अनपेस्चराइज्ड जूसेस, यानी कि बीफ स्पेशली रॉ या फिर अंडर कुक हैमबर्ग इस बैक्टीरिया का कॉमन सोर्स है। और ये बैक्टीरिया अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट, यानी अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उसको प्रॉपर जो हीट है वो नहीं दी गई होती और उससे पहले जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये ईज़िली जो है वो इंसानों को फिर इन्फेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस कॉजेज लिस्टीरियोसिस इज अ सीरियस डिजीज फॉर प्रेग्नेंट वोमेन, न्यूबॉर्न एंड एडल्ट विद अ वीकन इम्यून सिस्टम, यानी लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेस लिस्टोरोसिस नाम की बीमारी कॉज करता है। और ये प्रेग्नेंट वोमेन या फिर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो नए पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो, और उस या जो हमारे पास एडल्ट होते हैं उसके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। और जो बहुत ही डेंजरस या फिर ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये बैक्टीरिया अनपेस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट और डेली मीट्स में कॉमनली यूज़ होता मीन कॉमनली
होता है। सोर्सेज इसके अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सॉफ्ट चीज़ेस, स्मोक्ड फिश एंड सेल्फ प्रिपेयर सलाड्स। यानी कि ये जो लिस्टीरिया होती है ये सॉफ्ट चीज़ेस, रॉ मिल्क या डेली प्रिपेयर्ड सलाद, जो जो हम रोज़ाना के ऊपर जो सलाद बनाते हैं जैसे एग या फिर सी फूड में जो है ये ज़्यादातर होता है, और ये बैक्टीरिया बहुत लो टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए ये रेफ्रिजरेटर फूड में भी जो है मिल सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाए नोरो वायरस की, तो नोरो वायरस इज़ द लीडिंग वायरल कॉज ऑफ डायरिया। Poor hygiene cause norovirus to be easily passed from person to person and from infected individual to फूड आइटम्स। यानी नोरो वायरस डायरिया का लीडिंग वायरल काज है। मीन के जो हमारे पास डायरिया होती है तो सबसे बड़ा काज जो है वो नोरो वायरस होती है, और ये वायरस आसानी से लोगों से दूसरे लोगों तक या फिर फूड आइटम्स तक जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ख़ास तौर पर जब हाइजीन, सफाई सुथराई या सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से ना हो। इसकी सोर्सेज की बात की जाए तो एनी फूड कंटेमिनेटेड बाय समवन हु इज़ इन्फेक्टेड विद द वायरस, यानी कि ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट से या फिर कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने फूड प्रिपेयर किया हो या उसके कांटेक्ट में फूड आया हो तो वायरस जो है वो इजीली फैल सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं सल्मोनेला। सल्मोनेला इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड बॉर्न डेथ। यानी कि सल्मोनेला बैक्टीरिया डायरिया का सबसे कॉमन काज है और फूड बॉर्न डेथ में भी इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। Sources of Salmonella: raw and undercooked eggs, undercooked poultry and meats, fresh food and vegetable and unpasteurized dairy product। यानी कि सल्मोनेला सल्मोनेला मोस्टली रॉ या अंडर कुक्ड एग्स, चिकन या फिर मीट में होता है, और ये फ्रूट और वेजिटेबल को भी कंटेमिनेट, उसको भी ख़राब कर सकता है अगर उनको कंटेमिनेटेड वाटर से जब सही से मीन्स जो कंटेमिनेटेड वाटर है उनसे वॉश ना किया जाए। अनपस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट भी इसका बैक्टीरिया का सोर्स जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जो अपने टॉक्सिन के ज़रिए वोमिटिंग काज करता है, और ये टॉक्सिन जल्दी रिएक्ट करता है जब कंटामिनेटेड फूड खाया जाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज़ अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, मीन के जहरीले सब्सटेंस को बनाता है, दैट कॉज वोमिटिंग शॉर्टली आफ्टर बीइंग इंजेस्टेड, जिससे जो है वो वोमिटिंग जो है, उल्टियाँ जो है वो आ जाती है जैसे ही इंसान उसको इंजेस्ट कर लेता है, उसको हज़म कर लेता है खाने को। सोर्सेज ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसके हमारे पास सोर्सेज क्या है, तो सोर्सेज हमारे पास कुक्ड फूड हाई इन प्रोटीन, cooked ham, salads, bakery products that are held too long at the room temperature। यानी कि ये बैक्टीरिया कुक्ड फूड जो हाई प्रोटीन वाले होते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे हमारे पास सलाद, बेकरी प्रोडक्ट या फिर डेयरी आइटम्स जो हो गए, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जब इनको रूम टेम्परेचर पर बहुत देर तक रखा जाता है, अगर फूड को बहुत देर तक अन 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 रेफ्रिजरेटेड रखा जाए तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है जो फूड पॉइजनिंग काज कर सकता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं शिगेला की। तो शिगेला कॉजेज एन एस्टिमेट 448,000 केसेस ऑफ डायरिया इलनेस पर ईयर। यानी कि शिगेला हमारे पास एक बैक्टीरियम है जो डायरिया इलनेस को कॉज करता है, और ये हर साल इस बैक्टीरिया के ज़रिए लगभग 4,48,000 केसेस जो है वो डायरिया के देखे जाते हैं। A poor hygiene causes Shigella to be easily passed from person to person and from infected individual to food items। यानी कि इसकी अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे इंसान के अंदर, तो ये पुअर हाइजीन के चलते शिगेला आसानी से पर्सन टू पर्सन या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से फूड आइटम के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। Sources of Shigella: salads, unclean water, and any food handled by someone who is infected with the bacterium। यानी कि इसकी सोर्सेज मीन कि कहाँ से ये जो है वो आता है, तो ये शिगेला सलाद, अनक्लीन वाटर मीन के गंदा पानी, और कोई भी ऐसी फूड आइटम पाया जाता है जो इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको हैंडल किया हो या उसने जो है उसको पकाया हो, तो उसकी वजह से शिगेला जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मीन्स के वो इंसान को लगती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोप्लाज्मा गोंडी। Toxoplasma gondii is a parasite that causes toxoplasmosis, a very severe disease
that can produce central nervous system disorder, particularly mental retardation and visual impairment in children। यानी कि टेक्सोप्लाज्मा गोंडी हमारे पास एज अ पैरासाइट डेट कॉजेज टेक्सोप्लाज्मोसिस। ये हमारे पास एक पैरासाइट्स है जो कि एक डिजीज़ कॉज करती है जिसको टेक्सोप्लाज्मोसिस कहा जाता है। और ये हमारे पास एक सीवियर डिजीज़ होती है और ये डिजीज़ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, जो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन यानी कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उसको कम करती है, और उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट मींस कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उसको कम या फिर ख़राब कर सकती है, और विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि उसकी जो नज़र है, जो देखने की सलाहियत है, उसको भी ख़राब करने का सबब जो है वो बन सकती है। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि उसकी नज़र जो है वो ख़राब हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटी, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ख़राब हो सकती है। प्रेग्नेंट वोमेन एंड पीपल विद वीकन इम्यून सिस्टम आर एट हाई रिस्क। यानी कि प्रेग्नेंट वोमेन और वीक इम्यून सिस्टम वाले इंडिविजुअल इसके ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, मीन के उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं ये टेक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज़ लगने के। इसकी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो सोर्सेज ऑफ टोक्सोप्लाज्मा गोंडी रॉ और अनकुक्ड पोर्क, यानी कि ये हमारे पास रॉ मटेरियल, रॉ फूड या फिर अंडर कुक्ड पोर्क में होता है जो इस पैरासाइट को इन्फेक्ट करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के पे बात करते हैं वेब्रो वल्निफिकस। तो वेब्रो वल्निफिकस causes gastroenteritis, wound infection, and severe bloodstream infection. People with liver diseases are especially at a high risk। यानी कि ये भी हमारे पास एक बैक्टीरियम डिजीज़ है, और ये हमारे पास गेस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टीन, वाउंड इन्फेक्शन यानी कि जो ज़ख़म वख़म हो जाता है उसके अंदर इन्फेक्शन, और ब्लड के अंदर जो है सीवियर इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। विब्रो इसकी अगर रिस्क की बात की जाए तो पीपल विद लिवर डिजीज़ आर स्पेशली एट हाई रिस्क। यानी ये इन्फेक्शन उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जो लिवर डिजीज़ या फिर इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है या फिर मीन उसका कंप्रोमाइज़ या सप्रेस होता है, तो उस वो लोग जो है वो ज़्यादा रिस्क पे ऊपर होते हैं। सोर्सेज की बात की जाए तो रॉ और अंडर कुक्ड सी फूड, पार्टिकुलरली शेल फिश। यानी कि विब्रो वेलनिफिकस रॉ या अंडर कुक्ड सी फूड या ख़ास तौर पर जो शेल फिश होती है वो ये उसके अंदर जो है ज़्यादा पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी है जो हमारे पास फूड बॉर्न डिजीज़ या पैथोजन जो है वो कॉज कर सकते हैं। पैथोजन है जो फूड बॉर्न डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है अमीबा। अमीबा हमारे पास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज कर सकता है, और ये कंटामिनेटेड फूड या फिर ऑफ वाटर से जो है वो स्प्रेड होता है। इसके ऊपर हमने वाटर बॉर्न इन्फेक्शन में हमने इसकी बात की, वाटर बॉर्न जो डिजीज़ थी। इसके अलावा गियार्डिया लेम्बलिया, तो ये हमारे पास एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो गार्डियासिस कॉज करता है, यानी कि ये कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसफ़र होता है और फिर स्टमक क्रैम्प्स, ब्लोटिंग और डायरिया का जो है वो सबब बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास है इंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी भी हमने ऊपर वाटर बॉर्न डिजीज़ में बात कर दी कि ये भी हमारे पास एक प्रोटोजोन पूरा पैरासाइट है जो एमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है, और ये इन्फेक्टेड फूड और वाटर जो है उससे स्प्रेड होता है। अब अगर फंजाई की बात की जाए तो फंजाई में हमारे पास एस्परगिलस और क्लेविसिप्स, ये दो ऐसे फंजाई है जो फूड बॉर्न इलनेस का काज बन सकती है, और ये फंजाई ज़्यादातर क्रॉप पर मीन जो हमारे पास क्रॉप को उर्दू में मुझे इसका उर्दू मीनिंग इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो ये फंगाई क्रॉप पर जो है वो ग्रो करते हैं और फूड आइटम्स को कंटेमिनेट करते हैं, उसको गंदा करते हैं। और इसके अलावा अलगी मीन्स के कुछ मेरीन अल्जाई न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो फूड बॉर्न इलनेस का सबब बनते हैं, और ये टॉक्सिन सी एनिमल को इफेक्ट करते हैं, और ह्यूमन अगर कंटेमिनेटेड सी फूड खा लेता है तो फिर ये टॉक्सिन उनको भी इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़। यानी कि ये जो फूड बॉर्न डिजीज़ होती है, यानी कि खुराक से जो डिजीज़ इंसान को लगती है वो ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, मीन के एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर वो किस तरह से जा सकती है। सो देयर आर द 5 मेन वेज, यानी कि 5 एफ्स आप लोगों ने याद रखने हैं।
मीन के 5 ऐसे अल्फाज जो एफ से शुरू होते हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। फूड, फीसेस, फिंगर्स, फ्लाइज, फोमाइट्स। अब फूड की वजह से किस तरह से ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो फूड बॉर्न डिजीज़ फूड के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जब कंटामिनेटेड मीन्स के ऐसा खुराक जिसके अंदर ये माइक्रोब्स हो या फिर ये पैथोजन हो उसको खा लिया जाता है, और जो हार्मफुल अगर मीन के उसके अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो तो उसकी वजह से ये ट्रांसमिट तो होता है। इसके अलावा फीसिस की वजह से, यानी कि फीकल्स भी बहुत मैटर करता है। और एक कॉमन सोर्स है, अगर सैनिटेशन सफाई सुथराई ठीक तरह से ना हो तो ह्यूमन फीसिस से कंटेमिनेशन होती है, गंदगी जो है वो पैदा होती है जो फूड आइटम में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा फिंगर्स, तो फिंगर्स के ज़रिए भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकती है, ख़ास तौर पर जब इन्फेक्टेड पर्सन अपने हाथों से फूड प्रिपेयर करता है या डायरेक्टली फूड हैंडल करता है तो उससे भी हमारे पास ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा फ्लाइज़, यानी फ्लाइज़ भी पैथोजन को स्प्रेड करते हैं। अगर फ्लाइज़ कंटेमिनेटेड फूड पर आती है और उसे खाती है तो वो जम्स को फूड पे ट्रांसफ़र कर देती है। फ्लाइज़ ये जो हमारे पास वेक्टर्स वगैरह होते हैं उसको कहा जाता है। एंड द लास्ट फोमाइट्स, फोमाइट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो जम्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे किचन यूटेंसिल यानी किचन के बर्तन, प्लेट्स वगैरह हो गई। और अगर ये ऑब्जेक्ट कंटेमिनेटेड हो तो ये भी डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, माइक्रोबायोलॉजी इन डेली लाइफ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर कहीं पे भी आप लोगों को समझ ना आई हो या फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम इसी के एमसीक्यूज़ और वो चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स के बारे से इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पे सेंड करते हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो और आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ख़ुद को टेस्टिफाई करने का मौका मिल सके। और एमसीक्यूज़ हम यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ही बनाते हैं। मीन्स के अगर आप इस एमसीक्यूज़ को थोड़ा फोकस होके पढ़ते हैं, ख़ुद को टेस्टिफाई करते हैं तो आई होप के आप लोगों के पेपर जो है वो अच्छे जाएंगे, और तब जब अच्छे जाएंगे और आप लोगों को बहुत फ़ायदा जो है उससे मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए दिन, नए लेक्चर और नई एनर्जी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।